गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ गए? गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा देखना, आगे जो हम चल रहे थे जिसका नाम है गोल्ड नंबर, जिसे कहते हो आप स्वर्ण संख्या। देखो भाई, गोल्ड नंबर क्या है? मैंने आपसे कहा था 1901 के अंदर जिग्मोंडी नामक वैज्ञानिक थे ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पेपर के पर्पस से। 1901 में जिग्मोंडी नामक वैज्ञानिक ने कोलाइड की रक्षण प्रवृत्ति को जानने के लिए एक पैमाना दिया था जिसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। ध्यान से समझना क्या परिभाषा है। परिभाषा ये है, रक्षी कोलाइड की कितनी मात्रा मैं ले लूं, समझना मेरी बात, रक्षी कोलाइड की कितनी मात्रा मैं ले लूं कि वो क्या करे, रक्षी कोलाइड की इतनी मात्रा में ले सकूं कि वो क्या रोक सके, वो उसके द्रव विरोधी कोलाइड के स्कंदन को रोक पाए, द्रव विरोधी कोलाइड के स्कंदन को रोक पाए, उतनी मात्रा वो कितनी होगी, वो मात्रा एक्चुअली में रक्षी कोलाइड की क्या कहलाती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। तो उसको स्पेसिफाई किया जिग्मोंडी ने। जिग्मोंडी ने कहा कि स्वर्ण संख्या क्या है, मिलीग्राम में, ध्यान रखना किसमें, मिलीग्राम में रक्षी कोलाइड की क्या कहा मैंने, मिलीग्राम में रक्षी कोलाइड की वह न्यूनतम मात्रा, ध्यान रखना परिभाषा जैसी है वैसी वैसी याद करनी पड़ेगी आपको। ये परिभाषा ऐसी है कि ऐसा लगेगा बहुत टफ है, पर एक बार दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। मिलीग्राम में रक्षी कोलाइड की वह न्यूनतम मात्रा जो क्या करे, जो क्या करे, 10% NaCl के, अभी समझाती हूं मैं, ध्यान समझना, 10% NaCl के 1 ml आयतन में, क्या कहा मैंने, 10% NaCl के 1 ml आयतन में 10 ml, क्या कह रही हूं मैं, 10 ml मानक स्वर्ण सॉल मिलाने पर क्या करे, स्कंदन को रोक दे, क्या कर दे, स्कंदन को रोक दे, उसकी क्या कहलाती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। अजीब सी लग रही होगी ना, क्या कह रही हो, नहीं समझ आ रहा है, एक बार फिर से देखना क्या है। हम तैयार करेंगे NaCl का 10% विलयन, NaCl का 10% विलयन जानते हैं कैसे तैयार किया जाएगा? NaCl का 10% विलयन तैयार किया जाएगा 100 ml पानी में, क्या करें, 100 ml पानी में 10 ग्राम NaCl डाल दो। परसेंटेज पता है किस में से निकालते हैं, 100 में से निकालते हैं ना। जब भी कभी हमें परसेंट में सॉल्यूशन बनाना होता है तब हम क्या करते हैं कि 10 ग्राम तो लेते हैं, क्या, जिसका आपको विलियन बनाना है वो। जैसे आप कहते हो ना कि 100 में से 10 नंबर आए हैं, कहने का मतलब क्या है, इसकी 10% बनी है, यही तो कहते हो। यानी कि क्या है, 100 ml पानी में 10 ग्राम क्या मिला दो, 100 ml पानी में 10 ग्राम NaCl मिला दो, क्या बन जाएगा, 10% NaCl का विलियन बनेगा कि नहीं बनेगा। इस 10% NaCl की विलियन की मात्रा लो 1 ml, क्या ले लो, 1 ml, और इस 1 ml आयतन में 10 ml मानक स्वर्ण सॉल मिला दो।
ये मानक स्वर्ण सॉल का मतलब कुछ और नहीं है, यही है कि एक सॉल है जिससे रक्षी कोलाइड कह रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि NaCl के 10% सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं 10 ml मानक स्वर्ण सॉल मिला दूं तो क्या है कि मिलीग्राम में वह लक्ष्य कोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा है जो कि NaCl के 10% विलयन में, ये परिभाषा दे रहा है एक स्वर्ण सॉल की, और एक स्वर्ण परिभाषा किसकी दे रहा है? स्वर्ण संख्या की। स्वर्ण संख्या की मतलब क्या है? एक स्वर्ण संख्या की मतलब आपको ये तैयार करना है, स्वर्ण संख्या तैयार करनी है, ये कैसी होगी। स्वर्ण संख्या कैसे तैयार होती है पता है क्या होती है? कि 10% इतना लेना है कि रक्षी कोलाइड कितना लूं, पहले तो रक्षी कोलाइड उठा लो, ठीक है। और ये रक्षी कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड के विलयन को स्कंदित कैसे कर पाएगी? तो वो स्कंदन कैसे कर रही है? 10% NaCl के 1 ml आयतन में 10% NaCl का सॉल्यूशन बनाओ, उसमें से 1 ml उठा लो और क्या करो, 10 ml मानक स्वर्ण सॉल मिला दो। तो ये चीजें आप जैसे ही आपस में मिलाओगे तो रक्षी कोलाइड की इतनी मात्रा होनी चाहिए जो कम से कम इसके स्कंदन को रोक दे। यानी कि इतना विलयन जो मैंने बनाया है, इसके विलयन को ही अगर ये रक्षी कोलाइड रोक देगा तो ये मिलीग्राम में इस रक्षी कोलाइड की यह मात्रा क्या कहलाएगी? गोल्ड नंबर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गोल्ड क्या कहलाएगी? गोल्ड नंबर कहलाएगी। समझे कि नहीं समझे बताओ? हाँ या ना? हाँ या ना बताओ? किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा, किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जो 10% NaCl के 1 ml आयतन में 10 मानक स्वर्ण सॉल मिलाने पर उसके स्कंदन को क्या कर दे? रोक दे। क्या कह, अरे ऐसे है कुछ, एक रक्षी कोलाइड ले लो, ये माना मेरा X रक्षी कोलाइड है, ध्यान समझना। ये मैंने ले लिया गोल्ड सॉल, औरम गोल्ड सॉल है ना, AU औरम गोल्ड सॉल है ना, इसकी कितनी मात्रा लेनी है? 10 ml लेनी है। क्या लेनी है? 10 ml लेनी है। प्लस इसमें क्या मिला दो? 1% 10% NaCl के सॉल्यूशन का क्या मिला दो? 1 ml आयतन मिला दो। तो ये क्या कर देगी? स्कंदन को रोक देगी। इतनी मात्रा, कम से कम इतनी मात्रा क्या करती है? किसी विलयन के स्कंदन को रोक सकती है। इसीलिए इसको जिग्मोंडी ने कहा ये क्या है? स्वर्ण संख्या है। समझे या नहीं समझे? ध्यान बताओ, हाँ या ना? हाँ, रिप्लाई दो, हाँ या ना? आया या नहीं बताओ? सबको आ गया? सबको आना चाहिए। अरे इतना, ये रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम, ये रक्षी कोलाइड है भाई, इसमें क्या मिलाना है? 10 ml मानक स्वर्ण सॉल मिलाना है और क्या मिलाना है? 10% NaCl का सॉल्यूशन मिलाना है। और ये क्या करेगा? स्कंदन को क्या कर देगा? रोक देगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर। इंपॉर्टेंट है, हर साल सी पेपर में आती है, इसलिए बार बार कह रही हूं। अगला जो मेरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सॉल खत्म हो गया है, अगला स्टार्ट हो रहा है पायस। इसको इमल्शन भी कहते हो ना आप। याद करो ये क्या था? क्या था? याद करो। परिक्षेपण माध्यम क्या हो इसमें? याद करो, परिक्षेपण माध्यम क्या हो? द्रव। और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो? द्रव। समझ गए? यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या हो? द्रव हो, तो ये क्या कहलाते हैं? पायस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पायस कहलाते हैं। अब पायस कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। पायस का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। पहला तो है जल में तेल, और दूसरा है तेल में जल। दोनों ही द्रव हैं भाई, दोनों ही द्रव हैं, बस फर्क इतना है
यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम कौन है? जल। यहाँ पे परिक्षिप्त अवस्था कौन है? तेल। यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम कौन है? तेल। और यहाँ परिक्षिप्त अवस्था कौन है? जल। ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है? जल में तेल के उदाहरण बता सकते हो? इसके उदाहरण यानी कि देखो ऐसे लिख रही हूं मैं, वाटर, ऑयल, तेल में जल, तेल में जल। और अगर मैं जल में तेल की बात कर रही हूं तो ऑयल, जल में तेल, जल में तेल। समझ गए? यानी कि क्या है? ऑयल में वाटर और वाटर में ऑयल, ये क्या कहलाते हैं? पायस कहलाते हैं। चलो बताओ, पहले वाले का एग्जाम्पल बताओ, पहले वाले का एग्जाम्पल बताओ। फर्स्ट का एग्जाम्पल जानते हैं क्या है? फर्स्ट का एग्जाम्पल दूध, फिनिशिंग क्रीम। इसके एग्जाम्पल बता सकते हो? इसके एग्जाम्पल मक्खन, क्रीम, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं भाई। तेल में जल और जल में तेल। क्या कहा मैंने? तेल में जल और जल में तेल। अच्छा देखो, अगर मैं इन दोनों का अनुपात, यानी कहने का मतलब क्या है? देखो, एक बार मैंने जल को परिक्षिप्त प्रावस्था कहा है और एक बार परिक्षेपण माध्यम का है। यानी कि अगर इन दोनों का अनुपात बदल दिया जाए, यानी कि पायसों के अंदर अगर परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुपातों के मान बदल दिए जाएं तो दोनों को एक दूसरे में क्या किया जा सकता है? रूपांतरित। अच्छा बताओ, पहले वाले में अनुपात किसका ज्यादा होगा? हमेशा विलायक का अनुपात विलेय से ज्यादा होता है। अगर मैंने कहा है तेल में जल, तो तेल का अनुपात क्या होगा? ज्यादा। और क्या है? मैंने अगर कहा है, सॉरी मैंने कहा जल में तेल, तो इसका मतलब जल का अनुपात ज्यादा, और अगर मैंने तेल में जल कहा है तो तेल का अनुपात ज्यादा। अगर इन दोनों के अनुपात को आपस में एक दूसरे से परिवर्तित कर दिया जाए तो इन दोनों को एक दूसरे में क्या कर सकते हैं? रूपांतरित कर सकते हैं। तो ये थे पायस। अब इनके पायसों के बनाने की विधियां देख लेना फटाफट। कुछ नहीं है, सरल है। पायस के विधियों, पायस के बनाने की विधि बता सकते हो क्या होगी? पायस, पायस के बनाने की विधि पायसीकरण कहलाती है। इमल्शीकरण, इमल्शनीकरण कहते हैं। पायस के बनाने की विधि पायसीकरण कहलाती है। दोनों द्रवों को एक पात्र में डाल दो, दोनों द्रवों को परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के दोनों के द्रवों को एक पात्र में डालकर तेजी से हिलाया जाता है। क्या करते हैं? एकदम बहुत तेज तेज से हिलाते हैं, तेजी से हिलाया जाता है। और क्या करते हैं? फिर इन्हें कोलाइडी मिल में मिला देते हैं। कोलाइड बना रहे हैं ना? पहले क्या करेंगे? एक पात्र में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के कणों को तेजी से मिला लेंगे, हिलाएंगे फिर, और हिलाएंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर इसमें कोलाइडी, और फिर क्या करते हैं? या तो ऐसे बना लें, या अल्ट्रासोनिक तरंगें आती हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगों को परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों को मिलाकर इन अल्ट्रासोनिक तरंगों को इसमें से गुजार दें तो बन जाएंगे पायस। या फिर तीसरी विधि ये है कि कोलाइडी मिल में डालो दोनों को, कोलाइडी मिल में डालो और क्या बना दो? कोलाइडी मिल में डालने के बाद भी इन्हें क्या बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो इनके स्थायित्व के लिए कुछ तत्व मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं? कुछ तत्व मिलाए जाते हैं, और इन तत्वों को क्या कहते हैं? पायसीकारक। क्या होते हैं ये? अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं इसलिए ये अस्थायी होते हैं। तो इसमें कुछ तत्व मिलाए जाते हैं इन्हें स्थायित्व प्रदान करने के लिए। इन तत्वों को क्या कहते हो? पायसीकारक कहते हो। यानी कि ध्यान रखना, बहुत इस पायसीकारक का मान बहुत कम, अल्प मात्रा में लेते हैं, अल्प मात्रा में लिया जाता है। और इस पायसी कारक की मात्रा मिलाने से पायस को क्या प्रदान की जाती है? स्टेबिलिटी प्रदान की जाती है। यानी कि ध्यान रखना, ये क्या कहलाते हैं? बता सकते हो मुझे क्या क्या हो सकते हैं? पायसी कारक के रूप में पता है क्या लेते हो? साबुन,
अपमार्जक, सर्फ जो होती है घरों में यूज आती है, साबुन, अपमार्जक आदि इन तत्वों का उपयोग किसमें करते हैं? पायसी कारक के रूप में करते हैं। क्या करते हैं? ये पायसी कारक जो हैं, ये पायसी कारक क्या करते हैं? जो दो द्रव होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, जो दो द्रव होते हैं उनके बीच में कोई सीमा होगी। ऐसे है, दो द्रव मिले हुए हैं, इनके बीच में माना ये सीमा है, इस सीमा का क्या करते हैं? जैसे ही आप कोई पायसी कारक मिलाओगे तो पायसी कारक क्या कर देगा? इनके सीमाओं के मध्य अंतरापृष्ठ जो तनाव होगा, अंतरापृष्ठ जो तनाव होगा उसको क्या कर देते हैं? ये पायसी कारक कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और उसके ऊपर इसके चारों ओर पतली झिल्ली, यानी पतली पतली बूंदों के रूप में एक झिल्ली बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पतली बूंदों के रूप में, एक झिल्ली के रूप में क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। देखो भाई, दो द्रवों को मिलाया, तेजी से हिला दो तो पायस बनाया जा सकता है। इन दोनों द्रवों के मध्य से अल्ट्रासोनिक रेज को गुजार दो तो पायस बनाया जा सकता है। इसके अलावा क्या है? कोलाइडी मिल में डाल दो तो भी पायस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये पायस बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं भाई, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होने की वजह से ये रहेंगे तो है नहीं, लेकिन होने चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं? कोई एक तत्व की थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं जिससे वो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ाने वाले इन तत्वों को कहते हैं पायसी कारक। क्या कहते हैं? पायसी कारक कहते हैं। इन पायसी कारकों के रूप में क्या क्या उपयोग में लिया जा सकता है? साबुन, अपमार्जक आदि। ये क्या करते हैं? साबुन और अपमार्जक ये क्या करते हैं? दोनों द्रवों की जो अंतरापृष्ठीय सीमा होती है उसके तनाव को कर देते हैं कम, और तनाव को कम करेंगे तो क्या होगा? एक दूसरे के साथ टच ज्यादा अच्छे से हो पाएंगे, और टच होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये साबुन, अपमार्जक हमें पढ़ने पड़ेंगे। समझ गए? पहले चलो इन पायसों के उपयोग बता देती हूं। बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, अगर कोई पायसों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ पायस, इमल्शन कहते हैं इंग्लिश में, बताओ भाई एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन। इमल्शन के एप्लीकेशन बताओ। सबसे पहला बताओ भाई, मानव की जो पाचन क्रिया होती है ना, जानते हैं पाचन क्रिया कैसे होती है? आपने खाना खाया, दांतों से होते हुए मुख गुआ, आपके मुंह से होते हुए, समझते जाना अच्छे से, मुख गुआ से होते हुए निकलेगा ग्रसनी में, ग्रसनी से जाएगा ग्रसिका में, ग्रसिका से जाएगा सीधा आमाशय में, आमाशय से जाएगा सीधा छोटी आंत, और छोटी आंत से चला जाएगा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से बाहर मल द्वार से बाहर निकल जाता है। बायोलॉजी वाले बच्चे वो अच्छे से जानते हैं ये प्रोसेस चलता है। ये मुंह है, इस मुंह के नीचे एक लाइन जा रही है, आप देख रहे हो, ये ग्रसनी कहलाती है। फिर उसके बाद में ग्रसिका जो होती है सिर्फ खाने को आमाशय तक, ये पेट जो है ये कहलाता है आमाशय। इसके नीचे छोटी आंत, फिर होती है बड़ी आंत, और इनसे होता हुआ कहाँ निकल जाता है? भोजन मल द्वार से बाहर निकल जाता है। तो देखना होता क्या है, मानव की जो पाचन क्रिया होती है वो भी पायसी कारक का ही रूप है। भोजन के रूप में ली गई वसा, जो आप वसा खाते हो ना, भोजन के रूप में ली हुई वसा जो होती है वो इस आंत के द्वारा, छोटी आंत के द्वारा क्या होती है? छोटी आंत के द्वारा, यहाँ पे पता है, इस छोटी आंत के द्वारा एक, यहाँ पे काफी सारे आमाशय रस, इसको रस बोलते हैं, जैसे काफी सारे क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ स्रावित होते हैं कुछ रस। इन रसों में क्या होता है? इन स्रावित रसों में क्या होता है? सोडियम लवण होते हैं। क्या होते हैं? सोडियम लवण। और इन सोडियम लवणों के द्वारा किसका निर्माण करती है? सोडियम लवण जो होते हैं उसमें क्या करते हैं? जो वसा, देखो कुछ वसा का पाचन यहाँ हो जाता है, बाकी बची हुई वसा यहाँ चली जाती है छोटी आंत में। जैसे देखो आमाशय से HCl प्लस किस किस चीज का? एक तो HCl का और एक जठर रस का। जठर रस में होते हैं आपके पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज, रेनिन,
सॉरी हाँ, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज, 3 होते हैं एंजाइम। 3 एंजाइम जो मिलकर बनाते हैं जठर रस। जठर रस क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। HCl क्या करता है? HCl हमारी रक्षा करता है। हमारे आए हुए सूक्ष्म जीव जो होते हैं, मुंह के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं? HCl उनको मार देता है अंदर जाके। होगा क्या? छोटी आंत में कुछ तो यहाँ हो जाएगा पाचन, बाकी का बच्चा कुछ पाचन जो है यहाँ होता है। पाचन में क्या होगा? यहाँ से जो एंजाइम यानी कि जो यहाँ से रस स्रावित होंगे, उन रसों से क्या होगा? सोडियम लवण निकलेगा, और सोडियम लवण क्या करेगा? जो वसा के कण होंगे उनका कर देता है पायसीकरण। क्या कर देता है? पायसीकरण कर देता है। तो पाचन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग होता है? पायसीकरण का, पायसीकरण का। और बताओ, साबुन और अपमार्जक का उपयोग, साबुन और अपमार्जक का उपयोग भी भाई पायसी इनकी साबुन और अपमार्जक का उपयोग भी कपड़े और बर्तन धोने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पायस का निर्माण करते हैं। किसका? पायस का निर्माण करते हैं। तो समझ गए? पहला क्या है? मानव की पाचन प्रक्रिया द्वारा वसा का पाचन। दूसरा क्या है? साबुन और अपमार्जक का उपयोग इनके पायसी कारक गुण के कारण कपड़े धोने और बर्तन धोने में किया जाता है। अब देखो, अब देखेंगे साबुन व अपमार्जक। साबुन व अपमार्जक की अपमार्जन क्रिया। साबुन व अपमार्जक की अपमार्जन क्रिया। देखो भाई, साबुन कैसा होता है देख लो। आप बाहर से देखते हो वैसा नहीं होता साबुन। बाहर से जैसा देखते हैं वैसा नहीं होता, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला है? जैसा हम देखते हैं वैसी होती नहीं है कोई चीज। ये तो इसका हेड कहलाता है, सिर, सिर जो कि आयनिक होता है, और ये इसकी कहलाती है पूंछ, जो कि अध्रुवीय होती है। अध्रुवीय सिरा अगर आयनिक है इसका मतलब हाइड्रोफिलिक है, जल से प्रेम करने वाला है। फिलिक का मतलब प्रेमी, और अगर अध्रुवीय है इसका मतलब क्या है? ये हाइड्रोफोबिक। क्या है? हाइड्रोफोबिक। देखो भाई, करोगे क्या? ये पता काम कैसे करता है? आप क्या कर रहे हो? ये एक लंबी हाइड्रोकार्बन युक्त यानी कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन भरे हुए हैं, एक लंबी श्रृंखला है जिसका जो सिर होता है वो तो होता है आयनिक, यानी कि कैसा होता है? पोलर, ध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन सकते हो। जबकि इसके बाद जो टेल होती है, ये पूंछ होती है, ये होती है अध्रुवीय। अध्रुवीय का मतलब क्या है? कि ये जल से कोई क्रिया नहीं करेगी। करोगे क्या? आप क्या करते हो? कपड़े के ऊपर गंदगी को साफ करने के लिए साबुन और अपमार्जक का उपयोग करते हो। आपने उसे रगड़ा, पानी डाला, ये जो है ये तो पानी से कोई फर्क पड़ना नहीं भाई इसको, तो ये तो जैसा है वैसा की वैसा ही रहेगा। जबकि इसमें ये क्या होता है? ये होता है पानी में घुलनशील, क्योंकि ये आयनिक प्रवृत्ति का है और ये अनायनिक प्रवृत्ति का है। ये क्या है? ये तो होता है जल में घुलनशील और ये होता है जल में अघुलनशील। होता क्या है कि हम क्या करते हैं, धूल के कण जो होते हैं और जो गंदगी के कण होते हैं वो कपड़ों से क्या रहते हैं? चिपके रहते हैं। रहते कि नहीं रहते? कपड़ों से क्या रहते हैं? चिपके रहते हैं। तो क्या करते हैं हम जल में साबुन या अपमार्जक को मिलाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उन धूल के कपड़ों को या गंदगी के कपड़ों को उसमें भिगो देते हैं, साबुन से रगड़ते हैं। रगड़ते हैं ना। जो अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां कोलाइड होती हैं भाई, कोलाइड। अशुद्धियां क्या होती है? कोलाइड होती है। अशुद्धियां जो कोलाइड होती हैं इसके आयनिक पार्ट से क्या कर लेती है? क्रिया कर लेती है। जैसे ही आयनिक पार्ट से क्रिया करेंगी तो आयनिक पार्ट से जैसे क्रिया करेंगे इस आयनिक पार्ट से चिपक जाएंगी। ये पहले से ही घुलनशील है, ये क्या करेगा? अपने साथ में इस गंदगी के कणों को भिगो के ले जाएगा। यानी कि ये क्या करते हैं, आपने देखे होंगे निकलते हुए ऐसे बाहर गंदगी के कण, कभी कपड़े धोया हो, कभी कपड़े धोए हो, बर्तन धोए हो, तो क्या होता है? जैसे आपने रगड़ा, रगड़ने के बाद आपने देखा होगा कि कपड़े का जो पानी है
साबुन का पानी होता है वो एक्चुअली में, और जो साबुन होता है वो क्या होता है कि साबुन और ये जो गंदगी है ये मिलकर पायस का निर्माण करती है, और जैसे ही ये दोनों पायस का निर्माण करेंगे तो क्या करेंगे, गंदगी को अपने साथ चिपकाकर इसका जो आयनिक सिरा है वो क्या करता है, बाहर ले जाता है, और इस प्रकार से इसकी अपमार्जन क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2010, 12, 14 तीनों सालों में पेपर में आया है। मैंने क्या बोला है, इसका ये वाला सिरा आयनिक होता है, ये अनआयनिक होता है, इसे तो पानी से कोई फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन ये क्या करेगा, ये कपड़ों पे जमी हुई धूल और गंदगी होगी उसके साथ पायस का निर्माण करेगा, और जैसे ही पायस का निर्माण करेगा तो ये पायस का मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे। ये तो क्या करेगा, पानी के साथ बाहर निकल जाएगा, तो अपने साथ क्या करता है, गंदगी को बाहर पायस के रूप में निकाल देता है, और इस प्रकार साबुन और अपमार्जक की कौन सी क्रिया संपन्न होती है, कौन सी संपन्न होती है, कौन सी, पायसीकरण। आ गया समझ में, आया या नहीं? हाँ बिल्कुल नोट्स दूंगी, बिल्कुल नोट्स दूंगी भाई, आलोक नोट्स दूंगी। आ गया, साबुन और अपमार्जक, ठीक है, कि पायसीकरण की क्रिया समझ में आ गया। अब देखो विपायसीकरण, मतलब क्या है, पायस को खत्म करना है भाई। अभी तो आपने इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाई है, अब स्टेबिलिटी को करना है कम। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर किसी पायस के अंदर या किसी इमल्शन के अंदर कोई ऐसा तत्व या कोई ऐसा विद्युत अपघट्य डाल दूं जो उसके पायस के गुण को क्या कर दे, नष्ट कर दे, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, विपायसीकरण कहलाती है। और जो विद्युत अपघट्य इसके पायस या इमल्शन के गुण को नष्ट करते हैं विपायसी कारक कहलाते हैं। समझे कि नहीं समझे? यानी कि कोई पायस है, पायस है, उसके अंदर डाल दो ऐसा विद्युत अपघट्य जो इसके पायसीकरण के गुण को नष्ट कर दे, और अगर वो इस गुण को नष्ट कर देगा तो ये जो क्रिया होगी ये तो विपायसीकरण कहलाएगी, और जो तत्व जो आप विद्युत अपघट्य इसके पायस के गुण को नष्ट करने के लिए डालोगे ये क्या कहलाएगा, विपायसीकरण कहलाएगा। ये क्या कहलाती है, विपायस। या फिर और क्या कर सकते हैं, पायस को तोड़कर, पायस को तोड़ दो। सेकंड, ये तो एक तो तरीका विद्युत अपघट्य मिलाओ। सेकंड क्या है, पायस को तोड़ दो, और तोड़ने के बाद क्या है, उसे अलग अलग पृथक करेंगे, तो पृथक करने की प्रक्रिया भी क्या कहलाएगी, विपायसीकरण कहलाएगी। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण का मतलब जानते हैं क्या है, आपने कभी देखा है मम्मी को रई से दही निकालते हुए, ऐसे छाछ को धोना कहते हैं इसको, ऐसे करते हैं ऐसे रई से, या ग्राइंडर चलाते हुए देखा हो घरों में। क्या होता है, क्या होता है, आपने देखा होगा दूध से मक्खन को अलग करना, क्या करते हैं, उसको ऐसे चलाओ जाओ, दही से मक्खन अलग करना, चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, क्या होगा, क्या होगा, आपने देखा होगा जो जो मक्खन निकल के आता है वो मक्खन पायस है, वो मक्खन क्या करता है, ऊपर की तरफ तैर के आ जाता है, और जो नीचे रहता है वो लिक्विड लिक्विड रह जाता है, रहता है कि नहीं रहता, देखा होगा आपने। तो वो द्रव द्रव जो नीचे रह जाता है, और क्या होता है, अपकेंद्रण का मतलब क्या है, जैसे कोई क्रिया, ध्यान से समझना, या गोल 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 कोई घूम रहा है, गोल गोल, ध्यान ना, गोल 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 कोई घूम रहा है, तो दो बल कार्य करते हैं, एक तो अभिकेंद्रीय बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है इस दीवारों के द्वारा केंद्र की ओर लगने वाला बल, और अपकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, इस केंद्र के द्वारा बाहर की ओर लगने वाला बल। मौत के कुएं के खेल में आपने खूब अच्छे से देखा है, जो वो मोटरसाइकिल ड्राइवर होता है वो फटाफट फटाफट गाड़ी चला रहा होता है, कभी सोचा वो कैसे चलाता है, उसने अपनी स्पीड इतनी कर ली है कि जब अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे ना, तो ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे गति करता रहेगा, गति करता रहेगा। आप क्या कर रहे हो, अपकेंद्रण लगा रहे हो, यानी कि बाहर की तरफ बल लगा रहे हो। आपने रई को घुमाया, रई को घुमाया तो देखो ऐसे घुमाओगे, ये फिर ऐसे, ऐसे घुमाते ना अपन रई को। अगर आपने रई को घुमाया तो क्या होगा, बल बाहर की ओर काम करेगा, बाहर की ओर काम करेगा केंद्र से, तो क्या होगा, जो दही होगा, दही का जो मक्खन होगा वो तो बाहर की तरफ निकल के आ जाए, और जो पानी होगा वो नीचे की तरफ रह जाता है, अपकेंद्रण। इसके अलावा छानना, उबालना, ये सारी प्रक्रिया ऐसी है
जिससे हम क्या करते हैं, पायसीकरण को खत्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पायसीकरण को खत्म कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है, दूध अथवा दही से मक्खन को पृथक करने की प्रक्रिया विपायसीकरण कहलाती है। दूध अथवा दही से मक्खन को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विपायसीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, विपायसीकरण। ये अगला टॉपिक पायस जो था आपका लास्ट टॉपिक पायस। अगला देखो जेल, याद करो जेल में क्या था, परिक्षेपण माध्यम क्या था, परिक्षेपण माध्यम क्या था, सॉलिड, ठोस तो था, परिक्षेपण माध्यम क्या था, परिक्षेपण माध्यम तो था सॉलिड, और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या थी, द्रव। याद करो, टेबल याद करना वो वाली जो मैंने याद करवाई थी। तो द्रव में ठोस, यानी कि आपका क्या बनाएगा, जेल बनाएगा। पायस क्या था, पायस था द्रव में द्रव, यहाँ क्या है, द्रव में ठोस। एक बार ज्वाइन कर लो दोबारा से, फिर स्टार्ट करते हैं।